मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज में दूसरा वीडियो आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। रीट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू की है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वाला वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे भी आप देखें और लगातार इन वीडियोस का आप लाभ उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट, जिसमें आपके लिए यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिन मनोवैज्ञानिक ने दिया वो है दोस्तों विलियम मैकडूगल, या जिन्हें मैकडूगल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा के विकास में सही क्रम क्या होता है। अनेकों बार परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई है, आगे भी पूछी जाती रहेगी, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भाषा का जब विकास होता है एक बच्चे में तो उसका जो सही क्रम होता है वो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे आप इंग्लिश में कीवर्ड्स के थ्रू एल, एस, आर और डब्ल्यू कह सकते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस प्रकार से भाषा का विकास होता है। सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना और अंत में लिखना। ठीक है, इस तरीके से एक बच्चे में भाषा का विकास होता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसे आप LSRW करके अपनी ज़बान पे रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 23। परंपरागत शिक्षण विधि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। यदि हम बात करते हैं शिक्षण विधि में हम परंपरागत शिक्षण विधि की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है दोस्तों व्याख्यान विधि। कौन सी है? व्याख्यान विधि। किसी भी टॉपिक को लेकर कक्षा में कहानी के रूप में सुना देना, उसकी व्याख्या करते रहना, तो ये कैसी विधि है? ये परंपरागत शिक्षण की सबसे अच्छा उदाहरण है जो ये विधि है, व्याख्यान विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में आप देखते हैं कि एक बालक है वो हमेशा चुप सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, किसी भी प्रकार की हलचल ज़्यादा नहीं करता, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? जब बालक चुप रहता है, इतना टेंशन में रहता है, तो आप उस स्थिति में बालक के चुप रहने का कारण पता करेंगे। ऐसा नहीं है कि बालक को बुलाया, उसे डांटा कि तू ऐसे कैसे रहता है, ना तो प्रश्न पूछता है ना तो बताता है। उसे डांटने का नहीं, उसे पीटने का नहीं, उसके चुप रहने का कारण पता करना है और फिर उस कारण में जो भी परेशानी सामने निकल के आती है कि इस वजह से बच्चा चुप है, उसको आपको दूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप शिक्षक की भूमिका में हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? चुप रहने का कारण पता करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ये लगातार आ रहे हैं प्रश्न, इससे पहले वाले वीडियो में 21 तक थे। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। आप एक कक्षा में शिक्षक हैं, भावी शिक्षक तो है ना, तो आप कभी भी प्रश्नों का जवाब स्वयं नहीं देते। आप क्या करते हैं? आप अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर ये निर्भर है, आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को सक्रिय करके पढ़ाई में के दौरान जो कालांश है उसमें आप सक्रिय भागीदारिता भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अध्ययन से जोड़ने के लिए ये काम बहुत अच्छा रहता है, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार से ऊब नहीं पाते और वो बहुत अच्छा पढ़ने में मन करके अच्छे से अच्छा सीखते हैं। ठीक है, तो कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए, उनमें उत्तर देने के लिए समूह चर्चाओं का आप आयोजन करवाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 26। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस बात पर? कि समस्या के कारणों की सही पहचान हो। एक बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है।
ठीक है, आप उपचारात्मक शिक्षण दे भी रहे हैं, लेकिन जब तक वो सफल नहीं होगा, जब तक आपको समस्या के सही कारणों का पता नहीं लगेगा। समस्या के कारणों का पता लगते ही आप उपचारात्मक शिक्षण में जो जो युक्तियां काम में लेनी है उसी हिसाब से काम में लेंगे और बच्चे के भविष्य को सुधार सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, व्यक्तित्व मापन की वो विधि जिसके अंतर्गत व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वो है व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें व्यक्तित्व मापन तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, उसमें उसे कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। प्रश्न नंबर 28, व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध कथन सुनिए। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह प्रसिद्ध कथन व्यक्तित्व के बारे में किसका है? ये ऑलपोर्ट महोदय का है। परिभाषा के रूप में, कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे हर वीडियो नोट में आपको एक दो परिभाषाएं देने की, ताकि परिभाषाओं का भी रिवीजन होता रहे और दिमाग पे जोर भी ना पड़े। प्रश्न नंबर 29, समाज मिति विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो J.L. मोरेनो ने समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादातर बुद्धिमान ही होते हैं। ये कथन यदि प्रचलन में है तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को, प्रीजुडिस, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह कि ये दिमाग में पहले से फिट है, अब इस चीज़ को आप बदल नहीं पाएंगे। कैसे? दिमाग में बिठा लिया कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादातर बुद्धिमान ही होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं इसे। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 31, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों, गिलफोर्ड महोदय ने दिया त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अब मैं ऐसे ही रैंडम प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप यदि वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आप बताइए, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड ने वो 3 आयाम कौन कौन से दिए थे? कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न नंबर 32, किताब है एक, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसकी है या किसने लिखी? ये दोस्तों ये किताब है जीन पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे की ये किताब है। इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी, ये कब लिखी थी? तो 1923 में, 1923 में। जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 1923 में इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। प्रश्न नंबर 33, अधिगम के संबंध में निम्न परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा अधिगम के संदर्भ में दी थी दोस्तों वुडवर्थ महोदय ने। 34, किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय या काल भी कहा जाता है? ये है दोस्तों बाल्यावस्था। 35, सामान्यतः एक 4 वर्ष के बालक में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या यहाँ इस समय पर कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 20। 4 वर्ष के बालक में अस्थायी दांत आते हैं 20, इनकी संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36, प्रत्येक वस्तु को सजीव समझना क्या कहलाता है? यदि कोई बालक किसी भी प्रत्येक वस्तु को सजीव समझकर उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, खेलता है, बतलाता है, तो ये क्या हुआ? ये सजीववाद हुआ। क्या हुआ? ये सजीववाद सिद्धांत हुआ, जिसमें प्रत्येक वस्तु को सजीव समझा जाता है। प्रश्न नंबर 37, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अभी आपको बताया था जीन पियाजे को, स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे, जिनकी हमने अभी ऊपर किताब की चर्चा की थी, उन्हीं को बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, विकास एक
कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस से संबंधित है? तो निरंतरता से संबंधित है। विकास जो है, वृद्धि और विकास में फर्क है। वृद्धि एक समय पे आके रुक जाती है, विकास निरंतरता के सिद्धांत से चलता ही रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया? तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहकर पुकारा। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, यदि आप एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका में हैं, आपको एक छात्र प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का जवाब तत्काल आप नहीं दे पा रहे, तो शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न का सही जवाब बाद में समझकर दे देना चाहिए, यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक, छात्र, कोई भी व्यक्ति, सभी जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, सभी को सभी चीज़ों के बारे में हर समय मालूम नहीं होता। लेकिन शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि कोई छात्र उससे जिज्ञासापूर्वक कोई प्रश्न पूछ लेता है, तो उस प्रश्न का जवाब उसे उस समय नहीं पता, तो वो उसे ये जरूर कहे कि मैं इस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और जब भी उसी पीरियड में या नेक्स्ट डे जब भी वो आए, तो उस छात्र की जिज्ञासा को वो शांत करें। ये एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 तक प्रश्न तक हमने कर लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा काम आपको पसंद आता है तो दो काम करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हर जगह शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास में बेल बज जाए, नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो डलते ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।